अस्सलाम स्टूडेंट्स। हम आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना 100 ऑलमोस्ट 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 1 के पहले 10 चैप्टर्स के हवाले से। ठीक है ना, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें डिस्कशन भी होगी ताकि आपको एक एमसीक्यू से फर्दर कौन कौन से ऑप्शन से भी रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं उनके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो आपने तवज्जो के साथ पूरी वीडियो को और एमसीक्यूज वाइज देखना है, ख़ुद भी देखना है, और फिर जब मैं ऑप्शन बताऊँगा तब आपने उसको गैस भी करना है कि क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम देखें तो इसको हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमी के अंदर। तो फिर मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी एक डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकता है कि बॉडी फॉर्म्स के जो है ना स्ट्रक्चर एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल। अगर इंटरनल हो तो एनाटॉमी, अगर सिंपल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होगी। हिस्टोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। समझ आ गई ना बेटा? ये स्टडी ऑफ टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि ये एमसीक्यूज आ जाता है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। तो फिजियोलॉजी क्या है? बॉडी फंक्शंस के हवाले से स्टडी करना इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी, कैल्शियम की परसेंटेज कितनी होगी? आपकी ये एक टेबल दिया हुआ है उधर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। तो जो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो है 2%। 1% फिर किस चीज़ की है? 1% क्या है? फॉस्फोरस मौजूद है। 3% किसकी है? नाइट्रोजन की। 4% की कोई परसेंटेज अवेलेबल नहीं है। और ऑक्सीजन अगर आपसे पूछा जाए तो फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी? तो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 65%, कार्बन 18% और हाइड्रोजन 10%। ये परसेंटेजेस आपको याद करनी है, ये एमसीक्यूज़ के अंदर आते हैं। ये 100 एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको जो है ना आपके लिए जो है ना इसको स्क्रूटनाइज किया है। अच्छा, अ बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय स्पीशीज, वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर। आपने चारों ऑप्शन को पढ़ के फिर ही क्लिक करना है। तो क्या होता है? बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन लिविंग इन द सेम हैबिटेट। डिफरेंट स्पीशीज आएगा तो क्या ऑप्शन आएगा? कम्युनिटी। और अगर यहां पर सेम स्पीशी आ जाए तो फिर क्या आएगा ऑप्शन के अंदर? पॉपुलेशन। तो बायोम हमने ऊपर ही डिस्कस किया, एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। और बायोस्फीयर क्या होता है? वही एक रीजन होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। और इकोसिस्टम क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को मिला के जो सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन डेंसिटी ये भी होता है, जीन फ्रीक्वेंसी भी होता है, जीन फ्लो भी होता है। ये एट्रीब्यूट्स आपके पॉपुलेशन वाले पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए। जीन स्ट्रक्चर इसका एट्रीब्यूट नहीं है। अच्छा जी, आगे 6 एमसीक्यूज है कि ग्लैंडुलर टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन। नहीं। कंट्रैक्शन के लिए क्या होता है? मसल। कंडक्शन नहीं। सिक्रीशन, सिक्रीशन इसका राइट ऑप्शन है सी। और एक्सक्रीशन। अब कंट्रैक्शन के लिए अगर पूछेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? मसल। कंडक्शन के लिए क्या होता है? ये नर्व इंपल्स वगैरह, नर्व सिस्टम। और एक्सक्रीशन के लिए किडनी होता है। मैमल्स बिकेम डोमिनेंट इन, कौन सा ऐसा रीजन था जिसके अंदर मैमल्स डोमिनेंट हुए थे? तो वो रीजन है सिनोजिक पीरियड। इसको चैप्टर 10 में भी हम लोग देखेंगे। सिनोजिक पीरियड था। द रीजनिंग दैट मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक मतलब आम से खास की तरफ मूव करने वाली रीजनिंग को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और इसी को उलट अगर एमसीक्यूज आ जाएगा तो ये भी अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि द रीजनिंग दैट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, तो उसका आंसर क्या होगा? इंडक्टिव। द फर्स्ट एवर क्लोन वाज प्रिपेयर्ड इन 1977। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या चीज़ क्लोन की गई थी? ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है। जिस प्रोसेस से हुई थी उस प्रोसेस का नाम है क्लोनिंग। और एक शीप को क्लोन किया गया था, उस शीप का नाम भी आपको आना चाहिए। उस शीप का नाम था डॉली। डॉली शीप का नाम था। और ये 1977 में स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। बायो मीन लिविंग और रेमिडिएशन मीन रेमेडी करना, उसको रिमूव करना, डिग्रेड करना। तो इस बायो रेमिडिएशन की अगर एग्जाम्पल भी आ रही है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है।
कि डिफाइंड बायोरेमिडिएशन, तो डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए डिग्रेड करना कहलाता है बायोरेमिडिएशन प्रोसेस कहलाता है। और इसके अंदर बैक्टीरिया इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। और साइंटिस्ट हु फर्स्ट डेवलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1995, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक जो है ना एमसीक्यूज है, और इसका जो आंसर है वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने एक बॉय के ऊपर ही ये किया था, और उसने स्मॉल पॉक्स को ट्रीट किया था कॉ पॉक्स के लेयंस को इस्तेमाल करते हुए। तो रॉबर्ट कॉच का अगर पूछे रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, तो रॉबर्ट कॉच का क्या इसकी कंट्रीब्यूशन है। रॉबर्ट कॉच ने जर्म थ्योरी पेश की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस के बारे में बनाया था। लुइस पास्चर ने क्या बताया था, लुइस पास्चर ने भी बहुत सारी वैक्सीन भी डेवलप की हुई हैं। फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन का जो वर्ड है वो लुइस पास्चर ने यूज किया था। लेकिन टेक्निक का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो टेक्निक का जो वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एडवर्ड जेनर ने ही पेश किया था। तो अगर अगले एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं हम लोग, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बैक्टीरिया सेल के अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होता है, ये एक टेबल के अंदर फॉर्मुलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो ये मैमल्स और बैक्टीरिया में वाटर की परसेंटेज ऑलमोस्ट इक्वल है, और वो है 70%। द फर्स्ट माइक्रोब टू हैव जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस, वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसका कंप्लीटली जीनोम सीक्वेंस हुआ, माइक्रोब की जिक्र हो रहा है, तो उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये येलो डब्बे के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो याद रखना ये फर्स्ट माइक्रोब से मुराद है ये प्रोकैरियोट है जिसका जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस हुआ था, और इसकी कुछ बेसिस वगैरह का भी जिक्र है, वो भी आपने देखना है। तो ये तो हो गया प्रोकैरियोट में। तो अगर आपसे एमसीक्यूज ये भी पूछा जाए एमडी कैट के अंदर या बोर्ड के अंदर कि फर्स्ट यूकैरियोटिक कौन सा ऑर्गेनिज्म था जिसका जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस हुआ था, तो उसका आंसर होगा यीस्ट। स्टेप्टो आपने उसको पढ़ा हुआ, सैक्रोमाइसिस सिरिविशिया जिसका साइंटिफिक नेम है। तो यूकैरियोट अगर पूछेगा जिसका जीनोम कंप्लीटली, तो वो यीस्ट था। और अगर प्रोकैरियोट का पूछेगा तो उसका आंसर बनेगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब हम एमसीक्यूज नंबर 14 पे आते हैं। इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वाटर वेरीज फ्रॉम, तो ये आपके उस बुक के अंदर दिया हुआ है 65 to 89% इसका आंसर होगा। तो अब कहते हैं मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर के अंदर, तो वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट क्या है, सेलुलोज। ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और एगर, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो स्टार्च विद आयोडीन गिव कलर, आयोडीन के स्टार्च कौन सा कलर देता था, ब्लू कलर, इट विल गिव ब्लू कलर। तो रेड कलर के साथ क्या था, स्टार्च रेड कलर के साथ किसने कलर दिया था, वो है ग्लाइकोजन, ठीक है, जिसको दूसरा नाम एनिमल स्टार्च भी है। और सेलुलोज का फिर कलर क्या होगा, सेलुलोज का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है जब उसको आयोडीन के साथ ट्रीट किया जाता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज उसको कौन, CN लिंकेज, CO लिंकेज, NH लिंकेज या CH लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्या लिंकेज होता है, CO लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक हमने ये डाइसैकेराइड के अंदर इसको डिस्कस भी किया हुआ है आपकी थ्योरी के अंदर, कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के क्या बनता है, कौन सा यूनिट बना था, सुक्रोज बना था। तो अच्छा जी, तो फिर CN लिंकेज किसमें होती है, ये प्रोटीन्स के अंदर होती है। ये भी एक अलग एमसीक्यूज है, प्रोटीन के अंदर CN पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्म के अंदर होती है। CH वगैरह हम मोस्टली फैटी एसिड्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लैक्टोज क्या है, ये एक डाइसैकेराइड भी है, और इसको लैक्टोज का दूसरा नाम मिल्क शुगर भी है। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के यूनिट से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो लैक्टोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, पॉली ओलिगोसैकेराइड का दूसरा नाम डाइसैकेराइड भी है। तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है जिसको नाम ओलिगोसैकेराइड भी है। आपकी बुक के अंदर इसकी एग्जांपल सुक्रोज की फॉर्म के अंदर भी दी गई है। तो अगर हम इनके अंदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट भी आपको पता, आपकी बुक में एक वाहिद ऐसी एग्जांपल है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और वो है सुक्रोज की। बाकी ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, राइबोज, ये सारी की सारी बाकी सारी जो शुगर्स हैं रिड्यूसिंग शुगर हैं। ये सुक्रोज ही एक ऐसी शुगर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो नॉन रिड्यूसिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने याद रखना है।
टर्पिनॉइड्स क्या हैं? टर्पिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट जिसका नाम है प्रीनॉइड, टर्पीन, स्टीरॉइड, टर्प आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है, क्वाइल्ड है, ग्लोबुलर है या डबल क्वाइल्ड है? तो आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, एक फंक्शनल प्रोटीन है जो आपके रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करती है। और हीमोग्लोबिन से आपने ये भी याद रखना है इसकी 4 चेन्स होती हैं। अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन में 146 होते हैं, 4 चेन्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड का भी एमसीक्यू आ जाता है 574 है। और ऐसी कौन सी एक वेरिएशन आती है अमाइनो एसिड की जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया डिजीज काज होती है? तो याद रखना ग्लूटामिक एसिड चेन के अंदर रिप्लेस होता है वेलिन से, जिसकी वजह से एक डिजीज कॉज होती है जिस डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रीशंस नेचर होती हैं प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की या ग्लाइकोप्रोटीन। यस, मोस्ट ऑफ द जो सेलुलर सिक्रीशंस होती हैं उनकी नेचर ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो न्यूक्लियोटाइड्स एसिड्स आर द पॉलीमर यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एसिड, मतलब ये बात कर रहा है डीएनए की, आरएनए की, उनके यूनिट्स क्या है? न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोपेप्टाइड है, न्यूक्लियोइड्स है। तो उसका जो यूनिट है आपने बच्चों इसको अच्छे से याद रखना है, उसका जो यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में आपको पता है क्या क्या होता है? एक राइबोज शुगर होती है, राइबोज जो पेंटोज शुगर होती है 5 कार्बन वाली, और उसके साथ एक बेस होती है, और साथ क्या होता है? फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस ऐड कर दिया जाए तो न्यूक्लियोटाइड, अगर फॉस्फोरस को हटा दिया जाए तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? न्यूक्लियोसाइड। ये एक अलग एमसीक्यूज है। तो जो डीएनए या आरएनए का है उनका जो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है वो यूनिट। और अगर पूछे कि प्रोटीन किस चीज से बनती है तो वो पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। और अगर लिपिड्स का क्वेश्चन आ जाए तो लिपिड किन चीजों से मिलकर बनते हैं? पॉलीमर्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये एक एक एमसीक्यू से हम फर्दर और डिटेल में भी एमसीक्यूजों को डिस्कस कर रहे हैं। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम एक्टिवेटर, कोएंजाइम, कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक। तो क्या होता है नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम? कोफैक्टर होता है। ठीक है ना, ये भी उसके एंजाइम्स की फंक्शंस के लिए और उनके आगे वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये कोफैक्टर भी। इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द कोफैक्टर इज कोवलेंटली बाउंडेड टू एंजाइम, अगर कोवलेंटली बाउंडेड होगा तो कोएंजाइम होगा आंसर, प्रोस्थेटिक होगा, एक्टिवेटर होगा, ये एपोएंजाइम। तो अगर तो वो कोवलेंटली बाउंडेड होगा तो आंसर होगा प्रोस्थेटिक, और अगर वो लूजली बाउंड होगा तो आंसर होगा कोएंजाइम। और कोएंजाइम की आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल भी है, क्या नाम है उसका? एनएडी, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो बहुत सारे, जिसका एनएडी का फंक्शन याद रखना, बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर वो इन्वॉल्व होता है। अगर हम 25 नंबर एमसीक्यूज को अब डिस्कस करें, एमसीक्यू नंबर 25, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ कैटालेज, कैटालेज की ऑप्टिमम पीएच क्या है? 6.0, 7.60, 8 पॉइंट या 9.60? तो इसका आंसर क्या है? 7.60 पीएच का एक टेबल दिया हो वो आपको याद करना होगा। जैसे कि पेप्सिन की पीएच 2 है, तो पेप्सिन सुक्रेज की क्या है? 4.5, एंटेरोकाइनेज 5.50, सैलिवरी एमाइलेज 6.80, और ये आर्जिनेज वगैरह की भी उसके अंदर पीएच है। वो सारा टेबल आपने मेमोराइज करना है। मोस्टली ये ऐसा होता है कि उसमें से एक एमसीक्यूज आ ही जाता है चैप्टर 3 एंजाइम में से। अ लिटल चेंज इन पीएच में लीड्स टू, तो ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर तो स्लाइट चेंज पीएच के अंदर आ जाए तो वो हो जाते, उससे हो जाएगी आयनाइजेशन, आयनाइजेशन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ये बुक की लाइन नहीं है। रिटार्ड और ब्लॉक एंजाइम, या एंजाइम इफेक्ट एंजाइम ओनली इन हाई कंसंट्रेशन। तो इसका होगा अ लिटल चेंज इन पीएच में लीड्स टू आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। और अगर वो पूछे एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, याद रखना पीएच के एक्सट्रीम चेंज जो है वो डीनेचर कर देता है एंजाइम को, उसकी सारी जो बॉन्डिंग्स होती हैं उसके अंदर वो सारी के सारी टूट जाती हैं। तो माइक्रोग्राफिया इज द फेमस पब्लिकेशन ऑफ, इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोग्राफिया इज द फेमस पब्लिकेशन ऑफ रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कॉच या रोडोल्फ विर्चू। तो इसका आंसर बताएं मुझे। इसका आंसर होगा
रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफी है इसकी फेमस पब्लिकेशन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। रॉबर्ट कॉच ने क्या बताया था? अगेन आगे जर्म थ्योरी। और रुडोल्फ विर्चो का हम अगेन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओमनिस सेलुली सेलुला, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वाज हाइपोथेसाइज्ड बाय, सबसे पहले किसने हाइपोथेसाइज इसको किया था? तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? शील्डन था, लुइस पार्चर था, या लॉरेन ओकेजाई था? तो ओमनिस सेलुला सेलुलाई की इस फर्स्ट टाइम जो टर्मिनोलॉजी यूज की थी वो रुडोल्फ विर्चो ने की थी। ठीक हो गया। और ग्लाइऑक्सीसोम आर द मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट, सीडलिंग, ह्यूमन ब्लड, लिवर सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर आपने याद रखना है कि ग्लाइऑक्सीसोम प्लांट सीडलिंग के अंदर होता है और इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन भी आपको याद होना चाहिए। फैटी एसिड्स को चेंज करता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ठीक है, फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सक्सिनेट के, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर हो रहा होता है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है प्रॉक्सीसोम भी। ये मोस्टली प्लांट्स के अंदर होती है। द डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम, एंडोसाइटोसिस, या ऑल ऑफ द सेकेंडरी लाइसोसोम इसका आंसर होगा। द साइज ऑफ द प्रोक्रियोटिक राइबोसोम 30s, 50s, 70s या 80s। तो प्रोक्रियोटिक राइबोसोम्स आपको पता है कि अब ये यहाँ पे देख लें, ये एक सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक वर्ड का ही डिफरेंस है कि प्रोक्रियोट और यूक्रियोट वाला। तो प्रोक्रियोट सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो मोस्टली होते हैं 70s, और उनके यूनिट्स भी आपको पता होना चाहिए। तो उसका लार्जर सब यूनिट होता है 50s और 30s। आप कहेंगे 50 और 30 मिलके तो 80 बनता है, तो 70 क्यों है? तो ये स्वेडबर्ग यूनिट है। आफ्टर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक यूज की जाती है, तो ये एक यूनिट का वेट दूसरे यूनिट के अंदर थोड़ा मर्ज हो जाता है। इस वजह से इसका जो क्यूमुलेटिव हम लोग यूनिट डिस्कस करते हैं वो 70s। और अगर यहाँ पर लिखा होगा कि साइज ऑफ यूक्रियोटिक राइबोसोम, तो आप करेंगे 80s। उसका लार्जर सब यूनिट 40 और स्मॉलर लार्जर 60 एंड स्मॉलर 40। तो ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये भी आपको पता होना चाहिए किस आइंस के साथ बाइंड होते हैं। राइबोसोम्स का स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट बाइंड होते हैं मैग्नीशियम आइंस के थ्रू। अब हम आगे 30 एमसीक्यूज नंबर 32 की तरफ आ रहे हैं। इन फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ग्रेनम, थैलाकॉइड, सिस्टर्ना या क्रिस्टा। ये मैं जो एमसीक्यूज आपको स्ट्रेस देने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और इसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं इस सिस्टर्ना के अंदर। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा। माइटोकॉन्ड्रिया जिसका दूसरा नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, उसकी इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे। सिस्टर्ना किसका फंक्शन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, गोल्जी में होता है ये, और ट्यूब्यूल्स हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडीज का पार्ट है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसको स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं और हर दफ़ा इसको गलत करते हैं। तो जो एग्जामिनर है वो सिस्टर्ना भी ऑप्शन के अंदर हर दफ़ा ही देता है। सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, गोल्जी कम्प्लेक्स और राइबोसोम। सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। तो न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। तो आपको बात मैंने ये पता भी होनी चाहिए कि राइबोसोम्स की जो फैक्ट्रीज हैं या राइबोसोम असेंबल्ड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? क्रिस्टा में, सिस्टर्ना में, लाइसोसोम में। तो ये एस्टेब्लिश होते हैं न्यूक्लियस के अंदर भी एक रीजन होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। ये एक नॉन मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस होता है जबकि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो न्यू राइबोसोम असेंबल होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। अगर आपसे ये बात भी पूछे कि राइबोसोम की फैक्ट्रीज क्या हैं, तो वो न्यूक्लियोलस है, ना कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रोटीन की फैक्ट्रीज कौन सी हैं, तो वो राइबोसोम्स होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 16 है, 26 हैं, 8 हैं या
तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला के अंदर कितने होंगे? 8 होंगे। याद रखना है ये नॉर्मल सेल्स के अंदर होता है। तो ये एमसीक्यूज अगर आपसे पूछ लिया कि जर्म सेल्स में कितना होता है तो इसको आपने हाफ कर देना है, कितने हो जाएंगे? 4। तो 16 किस में होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अनियन में होते हैं, 26 किस में होते हैं? फ्रॉग में होते हैं, और 48 पोटैटो और चिंपैंजी दोनों में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन या प्याज इज क्या है? एलियम सीपा, कैशिया फिस्टोला, होमोसैपियन या सोलेनम ट्यूबरेसम। एलियम सीपा। तो प्याज का जो साइंटिफिक नाम है या ऑनियन का जो साइंटिफिक नाम है वो है एलियम सीपा। तो कैशिया फिस्टोला किसका नाम है साइंटिफिक? अमलतास का, ये भी याद रखना। होमोसैपियंस ह्यूमंस का है, और सोलेनम ट्यूबरेसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इकोलॉजी, जोलॉजी या जेनेटिक। तो ये होता है यूनिट क्लासिफिकेशन का। जॉन हॉग प्रपोज द किंगडम मोनेरा, फंजाई, प्लेंटी या प्रोटोक्टिस्टा। तो इसका आंसर होगा जॉन हॉक ने प्रोटोक्टिस्टा के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। तो इकोजाहेड्रल वायरसेस हैव नियरली 10 फेसेस, 20 फेसेस, 30 फेसेस या 40 फेसेस। तो ये हैं 20 फेसेस। इन्फ्लुएंजा वायरस है इन्वेलप्ड आरएनए वायरस, नॉन इन्वेलप्ड आरएनए वायरस या डीएनए इन्वेलप या डीएनए। तो याद रखना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो होता है इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस। और इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस के अंदर और भी आते हैं एचसीवी, रेट्रो वायरसेस, मीजल्स एंड मम्प्स। ये भी सारे के सारे आरएनए इन्वेलप्ड की एग्जांपल्स हैं। ये आपने अपनी बुक पे ऊपर नोट कर लेना। और नॉन इन्वेलप की जो आरएनए नॉन इन्वेलप वायरस वो एचएवी और पोलियो वायरसेस होते हैं। और जो स्मॉल पॉक्स वगैरह हैं वो डीएनए इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। एचआईवी इन्फेक्ट एंड मल्टीप्लाइज इन, ये सबसे पहले एचआईवी इन्फेक्ट एंड मल्टीप्लाइज इन कहाँ पे देखा गया था? तो HIV इन्फेक्ट एंड मल्टीप्लाइज इन कैट, मंकी, डॉग या पिग्स। तो इसका आंसर क्या होगा? मंकी के अंदर। इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस इज कॉज्ड बाय हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी या हेपाटाइटिस डी। तो इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस का दूसरा नाम है हेपाटाइटिस ए वायरस, ये भी याद रखना है आपने। और हेपाटाइटिस बी का दूसरा नाम है सीरम हेपाटाइटिस, ठीक है। और हेपाटाइटिस सी का दूसरा नाम है इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस, और हेपाटाइटिस डी को डेल्टा वायरस भी कहते हैं। तो ये इनके दूसरे दूसरे नाम भी अक्सर एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। ये तीनों चारों का आपको पता होना चाहिए अच्छे से। प्रियॉन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स। तो प्रियॉन्स जो है प्योरली सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स से बने होते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन की भी प्रोटीन के अंदर होती है। और ये मिस्टीरियस ब्रेन काउ और इस ह्यूमंस के अंदर ये इस तरह की ये डिजीजेज कॉज करते हैं ये प्रियॉन्स। हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट विद डैश फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, वाटर, फीसेस, ब्लड या स्पिट। तो ये क्या होगा? हेपेटाइटिस ए का आपको पता होना चाहिए फीसेस के जरिए इन्फेक्शन कॉज करता है। द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल इज नोन एज विरियन, प्रियॉन, बोथ ए एंड बी या नन। तो कंप्लीट मैच्योर और इन्फेक्शन पार्टिकल किसकी डेफिनेशन है? वायरियन की, वायरसेस की। वायरसेस के बारे में याद रखना है ये ए सेलुलर होते हैं, इनके ऊपर कोई सेलुलर थ्योरी अप्लाई नहीं होती, ये किसी किंगडम के अंदर इसलिए नहीं रखे जाते। और वायरसेस जो हैं ये एक लैटिन वर्ड से अराइज हुआ है। और वायरसेस बहुत सारी वायरल डिजीजेस कॉज करते हैं। इनका कोई जेनेटिक इनमें जो आरएनए वायरस होते हैं इनके अंदर कोई प्रूफ रीडिंग एबिलिटी भी नहीं होती। तो ये वायरसेस के कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके जो एक्सटर्नल जो कैप होती है जो प्रोटीन की बनी होती है उसको कैप्सिड कहते हैं। और वो कैप्सिड जो हैं बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सोमेयर यूनिट से मिलके बने होते हैं। टू एंड प्लेट 6 टेल फाइबर्स आर अटैच इन बैक्टीरिया में, सियानोबैक्टीरिया में, बैक्टीरियोफेज में या वायरस में। तो ये किसका फीचर है? बैक्टीरियोफेज में। जो बैक्टीरियोफेज का दूसरा नाम क्या है? बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं इसको। अच्छा जी, प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन बिटवीन, कॉन्जुगेशन किसका फंक्शन है? बिटवीन बैक्टीरिया सेल वॉल, किसका फंक्शन है? फ्लैजेला का,
स्लाइम का, कैप्सूल का या पिलाई का? तो ये फंक्शन जो कॉन्जुगेशन में है वो हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हुआ है, पिलाई के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। पिलाई कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व, फ्लैजेला किस में होता है? मोटिलिटी के अंदर। तो स्लाइम क्या है? पैथोजेनिसिटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, कैप्सूल उसकी प्रोटेक्शन वगैरह के अंदर। और बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी, ये देखें दोबारा एमसीक्यूज आ गया, पैथोजेनिसिटी इज मेनली ड्यू टू, किस वजह से होती है? सेल वॉल, कैप्सूल, स्लाइम या सेल इन्वेलप? तो ये होती है स्लाइम की वजह से, याद रखना है आपने, स्लाइम की वजह से पैथोजेनिसिटी कॉज होती है।